हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ सेल्स, जो कि क्लास 10 चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसको लाइफ प्रोसेस चैप्टर बोलते हैं, क्लास 10 चैप्टर 1 है। उसको पढ़ने से पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर का बेस्ड इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेल का। तो इसलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि स्टेप 1 है कि सेल का डिस्कवर किसने किया था, एंड टाइप ऑफ सेल्स पढ़ने वाले हैं, एंड इनसाइड ऑफ सेल्स पढ़ने वाले हैं, एंड सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानने वाले हैं, एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानने वाले हैं, एंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में जानने वाले हैं, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन अक्रॉस मूवमेंट के बारे में जानने वाले हैं, एंड पैसिक मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट, डिफ्यूजन, एस्मोसिस, ये इनके बारे में भी जानने वाले हैं, और सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, इन सब के बारे में जानने वाले हैं आज इन वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर बने रहे क्योंकि इन डिटेल वीडियो बनने वाला है। इस वीडियो का 2 पार्ट बनेगा, एक ये पार्ट 1 रहेगा जो अभी आप लोग देख रहे हैं, और दूसरा पार्ट आने वाला है जो कि आएंगे। एंड इंडोएस्मोसिस भी पढ़ेंगे, एक्सोएस्मोसिस भी पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में काफ़ी बने रहें। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल चैप्टर 1 है 9th के, पर इनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है 10th में, क्योंकि इनका बेसिक ये हमें 10th में काम आता है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए सेल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला आता है कि सेल किसे कहते हैं, सेल क्या होता है। तो इसका आंसर होता है कि जीव शरीर की सबसे रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक, उसके इसका इंग्लिश डिफिनेशन भी होता है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो इस चीज़ का आप डिफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेल का डिफिनेशन पूछा भी जाता है, काफ़ी जगहों पे पूछा जाता है, एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद कर लें। एंड इसका डिस्कवर्ड किसने किया, मतलब कि इसका खोजकर्ता कौन है, खोज किसने किया था। तो सेल का जो खोज किया है वो रॉबर्ट हुक ने किया है। एंड डेड सेल का खोज किया है रॉबर्ट हुक 1665 में। आप लोग को बस इतना पढ़ाया जाएगा, रटवाया जाता है सभी टीचर कि इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और उनके बारे में कोई डिटेल नहीं बताते। पर मैं इस वीडियो में काफ़ी चीज़ बताने वाला हूँ कि रॉबर्ट हुक कहाँ के हैं, कौन है, कैसे खोज किया इन चीज़ को। ऐसे क्योंकि हर जगह ये पढ़ाया जाता है कि रॉबर्ट हुक ने खोज किया, बस इतना ही पढ़ाया जाता है। आप कहीं भी ये यूट्यूब पे सर्च मार ले कि यूट्यूब इसका खोज किसने किया, कैसे किया, ये नहीं बताएंगे कैसे किया, बस इतना बताएंगे इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। और आज हम पूरे डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि इनका खोज कैसे किए और कब किए, क्यों किए। तो इन चीज़ों के बारे में बताने वाले। इसका सेल का जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में किया था। इनका कहानी बस खोज जो किया था, इनका कहानी ये है कि एक दिन रॉबर्ट हुक अपने बगीचे में बैठे रहते हैं और चाय की चुस्की लेते रहते हैं। तो उन्हें दिखाई दे कि एक ट्री जिसका छाल उधरा हुआ था। आप लोग भी छाल देखे होंगे, जो कि सूखा पार्ट होता है पेड़ के ऊपरी भाग आउट। तो वो देखे पेड़ को, जिसका पेड़ का नाम है ओक ट्री। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ओक ट्री किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं ओक ट्री। तो उन पेड़ को देखे और उन्हें देखा कि मतलब कि छाल उखड़ा हुआ है। तो उसने पेड़ के पास गए, और पेड़ के पास जाने के बाद उसने छाल को ऑब्जर्व किया, मतलब कि देखा। और उसे देखने के बाद उसे कुछ मन में आया कि नहीं, इनको माइक्रोस्कोप में देखना चाहिए। तो उसने अपने ही माइक्रोस्कोप, ये भी बात कोई नहीं बताता है कि रॉबर्ट हुक ने अपने ही माइक्रोस्कोप से देखे थे। वो अपने हाथ से बनाए थे माइक्रोस्कोप, और उन माइक्रोस्कोप से देखे थे रॉबर्ट हुक। और उन्हें देखने को मिला कि मधुमक्खी छत्ता जैसा उसको माइक्रोस्कोप पे देखने को मिला, मधुमक्खी जैसा छत्ता का। तो इसलिए उसने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद मिला, इसने इनका नाम रख दिया सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो इन बेस पे इसे बोला गया है कोशिका, रॉबर्ट हुक के बेस पे, कि रॉबर्ट हुक ने नाम रखा था कोशिका। एंड कोशिका का काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, चीज़ नहीं बोल सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी है। कोशिका के बिना कुछ होता ही नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में। मैंने बता दिया कैसे किया, क्यों किया, कब किया। एंड अब आता है कि ये लेकिन मृत कोशिका का खोज किया, क्योंकि प्लांट के ऊपरी भाग होते हैं डेड सेल, डेड होते हैं, डेड बॉडी। छाल आप लोग देखे होंगे चाहे कोई भी प्लांट के। मैं ओक ट्री, क्योंकि वो ओक ट्री का ही देखे थे तो मैं ओक ट्री का ही बात बोलूँगा। जैसे आपने देखा होगा कटहल के पौधे, पेड़, एंड शीशम, ये सब जितने भी पेड़ हैं
उनके खाल देखे होंगे आप, उधरने के बाद उसका खाल उधरने के बाद वो उखड़ जाता है, वो वेस्ट पार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का, प्लांट का, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देखा होगा। तो इसलिए इसने डेड का खोज किया था, इसने कोई जीवित का खोज नहीं किया था, जीवित कोशिका का खोज इसने नहीं किया। जीवित, अब क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो इसका आंसर होगा जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वैन लोवेनहुग ने किया था, जो कि 1674 ईस्वी में किया है। कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में किया था जीवित कोशिका का खोज। उसके बाद और इसने कैसे किया, इनका भी कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको कहीं नहीं बताएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और माना जाएगा, आप बाद में देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है इस वीडियो। इनका जीवित कोशिका का खोज किसने कैसे किया? एंटोनी वैन लोवेनहुग ने किया था, 1674 में किया। ये भी अपने बगीचे में घूम रहे होते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि एक पाउंड दिखाई देता है, मतलब जिसे हिंदी में बोलते हैं तालाब। उसने तालाब देखा और उसमें पानी जमा होने के कारण ग्रीन हो जाता है। आप लोग भी देखे होंगे, ये कंटेनर में या टैंकी वगैरह में पानी जो जाता है, तो उसमें बाद में कुछ दिन होते होते तो वो ग्रीन पड़ जाता है। जैसे ग्रीन, काफ़ी लोग बोलते हैं कि कुछ हो गया है, लेकिन उसमें असल में उसको बोलता है एल्गी बोला जाता है। तो एल्गी लग जाते हैं जो वाइट ग्रीन होते हैं, तो इस चीज़ को एल्गी बोलेंगे हम लोग। तो उसने देखा और उसने उठाया, और उसने माइक्रोस्कोप, अपने माइक्रोस्कोप नहीं थे उनके, खरीदे हुए थे, जो कि रॉबर्ट हुक ने बनाए थे अपने से, पर इसने दूसरे माइक्रोस्कोप पे किए थे। उसके उसे देखने को मिला कि ये चीज़ जो माइक्रोस्कोप पे देखा एल्गी को, तो मूवमेंट कर रहे थे। मूवमेंट मतलब कि वो चल रहे थे। तो उसे देखा, तो इसने काफ़ी रिसर्च किया उसमें, और उसने फाइनली 1674 ईस्वी में इसे जीवित कोशिका का दर्जा दिया गया था। किसने किया था? एंटोनी वैन लोवेनहुग। इस बात को कोई नहीं बताएगा। एंटोनी वैन लोवेनहुग ने खोज किया था जीवित कोशिका का, एंड डेड सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन पर आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कोशिका का खोज किसने किया, तो कोशिका का खोज जब पूछा जाएगा, इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने किया था। जब आपसे ये पूछा जाएगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो आंसर होगा एंटोनी वैन लोवेनहुग। इस बात को आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा गया कोशिका किसे कहते हैं, तो आप आंसर लगा दिया एंटोनी वैन लोवेनहुग। असल में दोनों किए हैं, लेकिन डेड एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि डेड किसने किए। जब जीवित लिखा रहेगा, लेकिन डेड वाला में कभी ये नहीं लिखा रहेगा कि मृत्यु कोशिका का खोज किसने किया, उसमें डायरेक्ट लिखा रहेगा कोशिका का खोज किसने किया, क्योंकि 1674 में उसी ने किया था पहले। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, एग्जाम में जब भी पूछा जाए कि कोशिका का खोज किसने किया, तो आपको ये ध्यान में रखना है सबसे पहले कौन किया, रॉबर्ट हुक। आंसर देखना है, टिक मारना है। और आपसे ये पूछा जाएगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तभी आपको ये नहीं लगाइएगा कि मतलब रॉबर्ट हुक ने किया, क्योंकि तभी एंटोनी वैन लोवेनहुग ने किया था 1674 ईस्वी में। उसके डिस्कवर पे काफ़ी रिसर्च कर लिया हमने, एंड आपको डिफिनेशन भी आपको दिख ही रहा है, और आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे अब टाइप ऑफ सेल्स, और सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला सेल्स होता है यूनिसेल्युलर, एंड दूसरा होता है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में क्या होता है कि जो एक ही का बना होता है, एक सेल का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। एंड मल्टीसेल्युलर का मतलब क्या हुआ, जो दो से अधिक से कोशिका का बना होता है, उसे मल्टीसेल्युलर कहते हैं। एंड जैसे मल्टीसेल्युलर में हो गया एनिमल, हम लोग, जानवर, गाय, भैंस, आदमी, वृक्ष, ये सब हो गया मल्टीसेल्युलर। एंड यूनिसेल्युलर में हो गया बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी एंड यूग्लिना, एंड ये सब है काफ़ी, आप लोग याद कर लीजिएगा। एंड इसका वैरायटी भी काफ़ी होता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स, वैरायटीज। तो इसका वैरायटीज काफ़ी ज़्यादा होता है, कि जैसे आपको हम दिखा दें, इसका वैरायटी होता है। सेल का वैरायटी मतलब हुआ कि सेल कैसे आकार में होते हैं, उसका वैरायटी क्या क्या है। जैसे बोलते हैं कि कोई आप परचेज करने गए, गाड़ी बोले कि हमको एक कोई कार खरीदना है, तो बोलते हैं वैरायटी कौन सा है, कौन सा वैरायटी में देखिएगा, तो उसका वैरायटी होता है, सबका वैरायटी होता है, सब कुछ का वैरायटी होता है। मान लीजिए आप कपड़ा ही खरीदने गए, तो किस वैरायटी का लीजिएगा, स्टैंडर्ड लुक लीजिएगा, लो लुक लीजिएगा, मीडियम लुक लीजिएगा, तो इस चीज़ का, तो सब कुछ का वैरायटी होता है। सेल का भी वैरायटी होता है। चलिए वैरायटी, सेल कितने वैरायटी के होते हैं वो देख लेते हैं। पहला
सेल गोल भी होता है, आप लोग भी देखा, याद भी किए होंगे आप लोग। उसके बाद सेल इस टाइप का भी होता है, एंड सेल इस टाइप का भी होता है, एंड इस टाइप का भी होता है, इस टाइप का भी होता है। एंड उसके बाद फिर तो डायग्राम उतना अच्छा ना ही बने तो आप लोग समझ जाइएगा। तो इस टाइप का भी होता है, जो इस पर में सेल बोलते हैं ये। एंड ये हुआ आपका नर्व सेल, आप लोग देख आगे पढ़ा देंगे, बता देंगे क्या होता है। नर्व सेल हुआ, एंड अमीबा, एंड इस टाइप का भी सेल होता है। एंड ये सेल जिसके बारे में हम लोग जो रिसर्च ज़्यादा करेंगे यही सेल है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। सेल हमेशा उसका सिर्फ स्ट्रक्चर अलग है, सेल का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको मतलब कि ये आप 3 4 5 मुख्य बता दिए, तो इसका काफ़ी तरह का होता है। और एक बात बता दें कि अमीबा जो होता है, अमीबा एक सेल का बना होता है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव नहीं है, वो एक कोशिकीय जीव है। तो उनके बारे में थोड़ा बता दूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगा अमीबा की, क्योंकि अमीबा से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड की। तो अमीबा के बारे में मैं बताता हूँ। अमीबा मान लीजिए ऐसा बनाता हूँ, ये हुआ अमीबा। अमीबा जो है ना, अमीबा अमीबा खाना जो ग्रहण करता है, ये अमीबा हुआ, इसका न्यूक्लियस। अमीबा जो है ना वो खाना कैसे ग्रहण करता है, इसको साइड में मानते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं खाना, वो मुंह से खाते हैं, पर अमीबा कैसे खाना खाते हैं उनके बारे में बताते हैं। अमीबा जब भी एग्जाम में पूछा जाता है अमीबा अपने भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, तो आपको इसका आंसर आएगा सूडोपोडिया की मदद से। इंग्लिश में बोलते हैं सूडोपोडिया, हिंदी में आप गूगल कर लें, क्योंकि थोड़ा मुझे मेरा हिंदी लेस है, कि मैंने CBSE बोर्ड से किया हूँ, तो हिंदी थोड़ा लेस है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। सूडोपोडिया की मदद से वो अपना भोजन को ग्रहण करता है। एंड आगे हम पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं इनसाइड द सेल। अब ये पढ़ ली, ये अपने जैसे हम बता रहे हैं ये भोजन है, अब इसको भोजन को ग्रहण करना है। अब भोजन को ग्रहण कैसे करेंगे, ये भोजन धीरे धीरे इसके पास आएगा, धीरे धीरे इसके पास आएगा। ये पास आएगा तो मतलब कि ये धीरे धीरे अपने आप को मूवमेंट करेंगे, अपने आप को थोड़ा मूवमेंट करेंगे। एंड मूवमेंट करने के बाद वो भोजन के पास पहुँचेंगे। जैसे कि ये है, ये आप यहाँ भोजन है, इनको इसको टैग करना है, तो ये अपना सूडोपोडिया की मदद से ये खाना को टैग करेंगे। तो ये है, इसको ऐसे कैप्चर करेंगे, ऐसे कैप्चर करेंगे, और धीरे 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 करते हुए और इनको ऐसे ऐसे कर लेंगे। उसके बाद फिर से करते हुए इसको ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, और इनके अंदर में एक मेम्ब्रेन बन जाएगा। ये जो है ना, इनके अंदर में मेम्ब्रेन बन जाएगा। तो इस चीज़ को काफ़ी महत्व दिया जाता है। अमीबा, अमीबा क्या होता है, तो अमीबा के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्टेप 4 है, 3 है इनसाइड द सेल। सेल के बारे में जानेंगे कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल क्या है नहीं है। चलिए सेल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अब बना लेते हैं, थोड़ा सेल बना लेते हैं। कोशिका, हिंदी में बोलते हैं कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो जिस चीज़ को आपको इंग्लिश नहीं आता आप गूगल कर लें, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एफर्ट कर लें। जैसे ये सेल है कोशिका, और यहाँ पे न्यूक्लियस, वो कोशिका है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपको भी पता है, DNA होता है एंड RNA होता है। और कोशिका इसके बाहर क्या होता है, ये हुआ न्यूक्लियस। हम एक चीज़ लिख देते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है। तो ये हुआ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PLAS, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ये जो है यहाँ पे जो इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, इसको पहले लिख देते हैं। ये हुआ न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस हुआ, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आता है और आरएनए होता है, वो भी लिख देते हैं इसके अंदर ही डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए इसी के अंदर आता है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका। एंड उसके बाद और साइटोप्लाज्मा, ये मैंने बोल दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया एंड साइटोप्लाज्मा, इसके अंदर में साइटोप्लाज्मा होता है CYTOPLAS। साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा के अंदर आपको आ जाता है साइटोसोल्स, सेंट्रोसोल्स एंड सेल्स ऑर्गन्स आ जाता है। सेल्स ऑर्गन आ जाता है, और सेल्स ऑर्गन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। सेल्स ऑर्गन में क्या क्या आ जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, यार्न, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड उसके बाद आ जाता है और भी काफ़ी है, उसके बाद अदर आ जाते हैं। एंड उसके बाद सेंट्रोसोल में आ जाता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे कि जेली लाइक तो गाढ़ा तो लिक्विड टाइप में, मतलब कि हल्का मोटा, जैसे चाशनी, रसगुल्ले का चाशनी जो होता है काफ़ी मोटा होता है और पतला भी नहीं होता और मोटा भी नहीं होता, वैसे होता है। इसके अंदर में यहाँ जो है ये उपस्थित होता है जेली लाइक सब्सटेंस। हिंदी में आप गूगल कर दीजिएगा जेली लाइक सब्सटेंस, हम यहाँ लिख देते हैं जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। एंड न्यूक्लियस के बारे में हो गया, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मा हो गया, एंड इसी के अंदर में आ जाता है सेंट्रोसोल आ जाता है, साइटोप्लाज्मा इसी को बोला जाता है। हाँ, ऐसा आप लोग घबराइएगा नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा अलग है। साइटोप्लाज्मा के ही अंदर आ जाता है सेंट्रोसोल एंड सेल ऑर्गन आ जाता है। एंड न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और आरएनए होता है, और जितना भी है इसी को बोला जाता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है। एंड यहाँ न्यूक्लियस होता है, और इधर ये ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ यार्न होता है, यहाँ लाइसोसोम होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम हर जगह रहता है। तो इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। एंड उसके बाद और देख लेते हैं सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल मतलब वो प्लाज्मा, सेल वॉल मतलब हो गया कि जैसे प्लांट वगैरह में होता है सेल वॉल, एंड एनिमल का जितना भी सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होता है। इतना चीज़ आप लोग काफ़ी ध्यान रखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल होता है एक परत और रहता है, वो डायरेक्ट सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ना कि एनिमल में पाया जाएगा। एनिमल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। जैसे कि एक चीज़ और, सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, थोड़ा रुकिएगा, मार्कर का इंक थोड़ा खत्म हो गया। हाँ, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम PLAS प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये किन चीज़ों का बना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों का बना होता है। इनका आंसर होगा प्रोटीन एंड लिपिड्स, PROTEIN, प्रोटीन एंड LIPIDS, लिपिड्स का बना होता है। प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना होता है। इन चीज़ को आप लोग काफ़ी ध्यान रखें कि ये प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना होता है। अब प्रोटीन का खुद इन चीज़ को भी याद रखें, नहीं याद रखना तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। प्रोटीन एंड लिपिड का खोज किसने किया था? प्रोटीन का खोज और लिपिड का खोज दोनों का जो खोज किया था, सिंगर
एंड निकोलसन ने किया। ये दो वैज्ञानिक का नाम है, कोई गायकर का नाम नहीं है। सिंगर एंड क्या बोले न्यूक्लियस, हाँ, ये दोनों मिलके ने यहाँ प्रोटीन एंड लिपिड्स का खोज किया था। तो उनके बाद और आगे स्टेप देख लेते हैं, आगे क्या पढ़ना है, आगे कौन सा टॉपिक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। ये जितना भी टॉपिक बता रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये कभी नहीं बताया जाता है प्लाज्मा के स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस चीज़ के बारे में कोई कभी नहीं पढ़ाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इनके बारे में पढ़ाते हैं। STR स्ट्रक्चर ऑफ PM प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हम बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि हम भी पढ़े हैं, तो आप लोग को भी पढ़ाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है, बता रहे हैं आपको। ये होता है प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि माइक्रोस्कोप से देखा गया है। तो इस चीज़ को बता रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें, काफ़ी इंस्टेंटिंग। देखिए ऐसे दो पोच होता है, यहाँ भी ऐसे दो पोच होते हैं, यहाँ भी दो पोच, यहाँ भी दो पोच, दो पोच, ऐसे होता है कुछ इस प्रकार का। तो ऐसे मतलब कि ऊपर से उसका लेयर होता है, इसके अंदर का माइक्रोस्कोप, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ठीक। अब इनको कोई एक लेके हम रिसर्च करने वाले हैं, जो कि अभी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सबको लेकर थोड़ा गेज आ जाएगा, तो इसलिए कोई एक को लेकर पढ़ने वाले हैं। जैसे ये है, ये वो इसको बोला जाता है हेड। आपने भी क्रिकेट वगैरह में होता है ना, सिक्का को उछालता है, हेड टेल बोला जाता है, हेड टेल, ये हुआ हेड, ये हुआ टेल। अब इनमें क्या होता है कि ऊपर वाला जो जितना भी हेड है, इसमें क्या होता है कि फॉस्फेट ज़्यादा मात्रा में होता है, इसमें फॉस्फेट होता है, हेड में फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट होता है। एंड इसमें जो है, इसमें आपको होता है फैटली एसिड होता है, FATLY, फैटली ACID। इसमें फैटली एसिड ज़्यादा होता है एंड इसमें फॉस्फेट ज़्यादा होता है। और ये काम करता है क्या चीज़ के लिए, हाइड्रोफिलिक के लिए काम करता है, एंड ये हाइड्रोफोबिक के लिए काम करता है। मतलब कि इसको वाटर ज़्यादा, ये वाटर को पसंद करता है। हाइड्रोफिलिक जो है, ये हेड जो है, ये वाटर को बढ़िया मतलब कि लविंग समझता है, कि मतलब कि इसको वाटर चाहिए, एंड इसको क्या चाहिए, वाटर नहीं चाहिए, इसको वाटर नहीं चाहिए, जिसको हाइड्रोफोबिक भी बोला जाता है। एंड ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि फास्फोलिपिड से होता है, एंड फर्स्टली फैटी एसिड बोला जाता है, एंड फास्फेट एसिड बोला जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर 2 टाइप्स होता है प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है वो 2 टाइप्स होता है, क्योंकि आगे स्टेप ये है कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोटीन देयर आर 2 टाइप्स, प्रोटीन देयर आर 2 टाइप्स होता है। एक होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन, एंड होता है एक होता है, पहले लिख देते हैं, पहला होता है पेरिफेरल, एंड दूसरा होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन। तो हाँ, तो इनके बारे में हम जानेंगे, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल में क्या अंतर है। इन चीज़ को, ये चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं, ये चीज़ कहीं आपको नहीं मिलेगा कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं एंड वगैरह वगैरह, ये सब कहीं नहीं बताएगा। तो आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखें और समझ के देखें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। ये
एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, पर ये जानकारी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ कहीं बताता ही नहीं है कि बच्चा को पता चले और वो वैल्यू समझे, तो इसलिए इस वीडियो को आप काफ़ी अच्छे से देखें। तो अब पेरिफेरल जो होता है, पेरिफेरल प्रोटीन, अब इसका खासियत क्या है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये पेरिफेरल प्रोटीन ये ऊपर ही सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही तैरेंगे, ऊपर ही तैरेंगे या नीचे तैरेंगे, पर इनके बीच में नहीं रहेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। अब इंट्रीगल प्रोटीन क्या होता है, इंट्रीगल प्रोटीन होता है ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये उनके आधे ऐसे घुसे रहेंगे, आधे आधे अंदर आधे बाहर, आधे अंदर आधे बाहर। और कोई कोई प्रोटीन ऐसा होगा कि ऐसे घुस जाएगा, ऐसे रहेगा, क्योंकि ये प्रोटीन का मुख्य काम, ये अभी देखिए, अभी ये पढ़ रहे हैं कि इसका आधा घुसा रहता है आधा बाहर रहता है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे इन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कोई चीज़ अंदर घुसना है, कोई बाहर लेके आएगा, तो ये प्रोटीन की मदद से आएगा। तो इसलिए वीडियो को काफ़ी अच्छे ध्यान से समझें। ये हुआ आपका इंट्रीगल प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई आधार रहता है, कोई इधर से आधार रहता है, कोई इधर से आधार रहता है, कोई बीच से सीधा ऐसे निकला रहता है। एंड पेरिफेरल प्रोटीन जो कि बाहर की सरफेस के बाहर पे ही तैरता है, वो अंदर नहीं आता है। उसके बाद अगला टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ लिए। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोस मूवमेंट, स्पेसिफिक मूवमेंट एंड एक्टिव मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। अब बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम करता है। चलिए उस चीज़ को अब जानेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे चीज़ों को अंदर और बाहर मूवमेंट के कराने के लिए। अब बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रुकिए थोड़ा, रुकिएगा थोड़ा, तो मार्कर का इंक खत्म हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मूवमेंट करता है, PLAS, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मूवमेंट करता है वो दो तरह से करता है। मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं उन सेल के अपर भाग जो होता है, उसके अंदर में सामान कैसे घुसता है और कैसे उस चीज़ सामान निकलता है। जैसे कोई ऑर्गन रिलीज किया कोई केमिकल, तो वो केमिकल कैसे अंदर जाएंगे कैसे बाहर जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों के लिए ये दो तरह से एक्सपेंसिव है कि मतलब कि पहला जो करता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा जो होता है एक्टिव होता है ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा करता है। एंड इसका और भी भाग है पैसिव के। पहला है डिफ्यूजन, पहले इसके प्रकार को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिफिनेशन को बता देंगे। डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन होता है, ठीक। उसके बाद एंड डिफ्यूजन भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक फैसिलिटेड सिंपलेस्ट होता है, एक फैसिलिटेड एंड सिंपलेस्ट होता है। तो पहले चलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि कोई भी, मान यहाँ उदाहरण ले लेते हैं पैसिव के लिए उदाहरण ले लेते हैं कि ये कैसे मूवमेंट करता है। मान लेते हैं ये सेल है, कोशिका है, और कोशिका के अंदर कोई केमिकल इतना है और बाहर उसका हाई कंसंट्रेशन है। एक चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि ट्रांसपोर्ट इस चीज़ का जब भी बात होता है कि मूवमेंट पे, तो इसका जब भी मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है।
मतलब हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ जाएगा। अब यहाँ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लो कंसंट्रेशन है और यहाँ हाई है, यहाँ हाई है, तो ये हमेशा भी ये जो अंदर आएगा ये इधर से इधर आएगा, ये बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर आएंगे। इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हाई से लो की तरफ जाता है, इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके एक्टिव में क्या होता है, ऐसे है, यहाँ लो है और इधर हाई है, इधर हाई है इधर लो है, ठीक। अब यहाँ क्या होंगे, ये हाई लो की तरफ नहीं जाएंगे, ये लो उल्टा हाई की तरफ आएंगे कि वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं रहना तो वो वहाँ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसका जो 4 को मैं ये बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ। ये हमेशा मॉलिक्यूलर के बीच ये मूवमेंट करते हैं, ये भी मॉलिक्यूलर के बीच हाई मूवमेंट करते हैं। एंड इसमें एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड होता है, इसमें एनर्जी नहीं लगता है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एंड ये स्लो होता है, स्लो प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस, स्लो ये फास्ट होता है। एंड काफ़ी अंतर है, लेकिन 2 ही अंतर काफ़ी है कि इस चीज़ को समझने के लिए। एंड उसके बाद हम जानेंगे कि डिफ्यूजन किसे कहता है। तो डिफ्यूजन के बारे में हम लोग भी जान जाते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए डिफ्यूजन की तरफ चलते हैं। डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देख लेते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इस चीज़ को समझेंगे। डिफ्यूजन हमेशा गैस के साथ होता है। डिफ्यूजन क्या किसके साथ होता है, हमेशा गैस के साथ होता है। ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड के साथ होता है। इस चीज़ को आप याद रखिए कि ऐसा नहीं कि पानी कम से ज़्यादा से कम हो रहा है या कम से ज़्यादा जा रहा है, ये डिफ्यूज़न हो रहा है। नहीं, डिफ्यूज़न नहीं हो रहा, ये हो रहा है ऑस्मोसिस हो रहा है। मान लीजिए पानी फाटक से खुलता है, पानी फाटक से खुला तो वो ऑस्मोसिस हुआ, और गैस बैलून से हवा निकाले तो वह डिफ्यूज़न हुआ। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि वो ऑस्मोसिस हुआ। ऑस्मोसिस वाटर के लिए हुआ, लिक्विड के लिए हुआ, उसके डिफ्यूजन आपको गैस के लिए हुआ। जैसे कोई सेंट, जैसे आप लोग सेंट मारा होगा, मतलब कि सेंट परफ्यूम जिसे बोलते हैं, परफ्यूम मारते हैं तो हम मारते हैं, लेकिन दूसरों के मतलब कि उसे महसूस होता है कि नहीं सेंट मारा हुआ है, तो वो कैसे जाता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे यहाँ सेंट का डिब्बा है, ठीक, और इसे सेंट निकला, मान लीजिए मैंने कमरे में मार लिया, यहाँ मैंने यहाँ मारा पर वहाँ महसूस हो रहा है वहाँ भी सेंट वहाँ भी जा रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे जाता है, अब यहाँ पे सेंट कैसे जाता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए ये जैसे ही मारते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंट किए, अब यहाँ पे क्या हुआ, हाई कंसंट्रेट हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मात्रा में हो गया, और उधर क्या है, लो मात्रा में। तो कभी भी डिफ्यूजन जो होता है वो हाई कंसंट्रेट टू लो कंसंट्रेट की ओर जाता है। तो यहाँ ज़्यादा है तो उधर, कम है तो उधर जाएंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है तो इधर आ जाएंगे, हवा इधर आ जाएंगे, ऐसा नहीं। ये सॉल्यूट हुआ, ये सॉल्वेंट हुआ, सॉल्यूशन हुआ, यहाँ सॉल्वेंट हुआ, तो वो सॉल्वेंट हमेशा वहीं रहते हैं, सॉल्यूट ज़्यादा फैलते हैं, समझे। तो ऐसे होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मतलब परफ्यूम यहाँ मारते हैं, यहाँ ज़्यादा हो गया और उधर कम है, उधर है ही नहीं, तो ये परफ्यूम चारों तरफ फैलते हैं अभी हवा के जरिए से, तो हाई कंसंट्रेट टू लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। तो समझ गए इस चीज़ को कि मतलब इधर ज़्यादा है, इधर हाई है, और इधर लो है, इधर मतलब है ही नहीं, तो ऐसा समझिए। तो इधर जाएंगे हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि है तो इधर इधर ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखे होंगे ऐसा, परफ्यूम को ही ले लीजिए या दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे मतलब कि
गैस यहाँ होता है तो फिर वहाँ हर जगह रिलीज हो जाता है, हर जगह महसूस होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन भी दो प्रकार के होते हैं, पहला सिंपल डिफ्यूजन एंड दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये कहीं से भी हो सकता है। अब देखते हैं कैसे। हाँ, ये सेल है, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ कम है, उसका यहाँ ज़्यादा है, तो ये कहीं से आ जाएंगे। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि दीवार में मेरा यही रास्ता है तो इधर से आइए, ऐसा नहीं कि इधर रास्ता है इधर से आइए घूम के। तो कहीं से भी रास्ता है, इधर से भी आ सकते हैं, 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 जिधर मन किधर से आ सकते हैं। तो ये हुआ सिंपल डिफ्यूज़न। उसके बाद क्या होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है कि ये सेल है, इसमें एक दरवाज़ा दिया जाएगा, ये दरवाज़ा है, ये आपको इधर से आना है, इधर से नहीं आ सकते, इधर टकरा जाइएगा दीवार में, इधर से नहीं आइएगा, यही है रास्ता, इधर से आइए। तो इसमें होता है क्या आपको रास्ता प्रोवाइड किया जाता है, आप रास्ता के जरिए से आइए। एंड इसमें रास्ता है तो इसके रास्ता द्वारा आइए, और इसमें क्या कहीं रास्ता नहीं है तो इसमें आप कहीं से भी आइए, इससे कोई मतलब नहीं। इसको सिंपल डिफ्यूज़न बोलते हैं एंड इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड अगला पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक क्रॉस मूवमेंट पैसिव और एक्टिव देख लिए। उसके बाद डिफ्यूजन ऑस्मोसिस भी देख लिए। ऑस्मोसिस नहीं देखें, ऑस्मोसिस देख लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस को जान जाते हैं। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें भी सेम है, बस वाटर रख दीजिए इसकी जगह। यहाँ मान लीजिए लो कंसंट्रेशन, यहाँ लो है और यहाँ ज़्यादा है, बस ये इधर से जो आएंगे हाई कंसंट्रेट टू लो कंसंट्रेशन, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, बस यही है। यहाँ गैस था, तभी डिफ्यूजन में गैस था, और यहाँ लिक्विड हो जाएगा, LIQUID, लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इसको दूसरा चीज़ बोलते हैं, अभी हम बताने वाले हैं। तो ऑस्मोसिस बता दिया कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसका आप डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब कि ज़्यादा से जो कम की ओर जाए तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं गैस के टर्म में, और ज़्यादा से जो कम की तरफ जाए उसे ऑस्मोसिस कहते हैं वाटर के टर्म पे। तो आप ये अपने से लिख सकते हैं, इसमें बताने वाली कोई चीज़ है ही नहीं तो नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, आप याद रख सकते हैं कि हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, इतना बस याद रखिए। वाटर गैस याद रखिएगा और कुछ नहीं है इसमें। एंड ऑस्मोसिस में दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सो ऑस्मोसिस होता है, एक्सो, एक होता है इंडो। एक्सो और इंडो में क्या फर्क होता है, एक्सो मतलब क्या होता है बाहर, इंडो मतलब क्या होता है अंदर, ऐसा याद रखिए। एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर है। एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर। तो आप देखिए एक्सो मतलब क्या हो, बाहर हो, ठीक, बाहर को मतलब ऊपर की ओर। इंडो मतलब क्या हो, अंदर। शॉर्ट ट्रिक है, याद करने के लिए पूरा मस्त है। उसके गोल घेरा कर दीजिए दोनों, आप समझिए क्या है। अब गोल घेरा को ये समझ जाइए, ये सेल है, ये भी सेल हो गया, सेल। अब ये ऊपर किया, ये बाहर है। एक्सो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस। एक्सो मतलब बाहर जा रहे हैं, इंडो मतलब अंदर जा रहे हैं। आप समझिए, ये सेल हुआ, अंदर आ रहे हैं, अंदर मतलब इंडो। साइन देखिए, साइन नीचे गया, इधर भी साइन नीचे, ये हुआ अंदर मतलब इंडो हुआ। अब इसी को बस कुछ नहीं करना, तीर ऊपर कर देना, हो गया एक्सो। इस चीज़ को आप काफ़ी ध्यान से देखिए, ट्रिक है ये, ट्रिक याद करने का ट्रिक है। हम लोग भी याद किए हैं बस इसी, क्योंकि ट्रिक हर चीज़ में ट्रिक चाहिए आदमी को आजकल। तो ट्रिक है तो मतलब तीर मिलाइए। नोट्स में ऐसा लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। नोट्स में आप बनाना चाहते बना, हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप नोट्स में एक्यूरेट बना सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप छाँट छूट के बनाइए, काट कूट के बनाइए, ये नहीं है वो नहीं है, आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। ये हुआ एक्सो ऑस्मोसिस एंड ये हुआ इंडो ऑस्मोसिस। इंडो मतलब कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन है, वो अंदर जाना चाहता है, अंदर गया तो उसको इंडो
बाहर जो बाहर में कम है और अंदर ज़्यादा है, तो वो अंदर से बाहर निकलेंगे। इसको 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 स्मोसिस उसके बाद और पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन भी पढ़ लिए और फैसिलिटेटेड भी पढ़ लिए एंड एक्सोस्मोसिस भी पढ़ लिए, एंडोस्मोसिस भी पढ़ लिए। एंड अब अगले पार्ट के लिए कल पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत आज पढ़ लिए हैं, बहुत चीज़ भी जाएंगे। इसका पार्ट 2 भी आएगा, जल्द ही आएगा, इसमें घबराने वाली बात है नहीं। एंड ये कल अपलोड हो जाएंगे आपको पार्ट 2 इसका। तो आप इस चीज़ को काफ़ी वीडियो को आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि कंटेंट काफ़ी हैवी कंटेंट था सेल के द्वारा। क्योंकि ये आप जितना भी हम आपको बताएं, ये आपको यूट्यूब पे 70% वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप कहीं से भी देख लीजिए। एंड 30% ही कुछ मिलता है जो मिल जाए। और गूगल पे आप जो भी आपको हिंदी में इंग्लिश में समझ में नहीं आया होगा, वो गूगल पे आप समझ जाइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी एफर्ट मारना होगा, क्योंकि आप भी हैं और हम भी हैं, तो एफर्ट सबको करना होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और पार्ट 2 आने वाला है, जल्दी आएगा, क्योंकि ये वीडियो सेल चैप्टर पूरा पार्ट 2 में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 क्योंकि ये इसलिए बनाया जा रहा है, क्योंकि जैव प्रक्रम जो चैप्टर है क्लास 10 का चैप्टर 1 है, जिसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, वो चैप्टर में इसका काफ़ी महत्व है। तो इसलिए क्योंकि आप लोगों को बेसिक जानना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैंने बेसिक बताया। और आप काफ़ी इस पर ध्यान दीजिए एंड याद कर लीजिएगा, इसका डिफिनेशन वगैरह सब कुछ आपने लिख लीजिएगा। ये नोट्स के लिए काफ़ी सफिशिएंट है, इस चीज़ जितना भी हम बताएं, क्योंकि ये नोट के ही द्वारा आपको बताया गया है। एंड वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा। एंड अभी नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट भी कीजिएगा, और इसी तरह आपको कंटेंट मिलता जाएगा आगे भी और अभी भी। और 3-4 दिन के बाद जैव प्रक्रम भी स्टार्ट कर देंगे, एंड उसके बाद काफ़ी फास्ट में उस चैप्टर को ले जाना है कि 3-4 लेक्चर में उसको भी ख़त्म कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।